तो मैं यहां मार्क के साथ हूं, अल्मा ईश्वर। हम बस एक छोटी सी अच्छी बातचीत कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं, इसलिए मेरे पास एक प्रश्न है जो कोई भी इसका उत्तर देना चाहता है। आप उन लोगों को क्या सलाह देते हैं जिनके सामने भावनात्मक रूप से चुनौतियां हैं, विशेष रूप से ये नहीं जानते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं? अवरुद्ध, अटका हुआ महसूस करना, या बस भावनात्मक अधिभार है और वे वास्तव में नहीं जानते कि इससे कैसे निपटें। आपके पास किस प्रकार की सलाह है या अतीत में आपके लिए क्या काम आया है? भावनाएं अद्भुत हैं। वे गहरे 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 अंदर जाने की कुंजी हैं। लोगों के साथ बैठते समय मैंने पाया कि उनके साथ एक खुली जगह रखना और उन्हें यह बताना कि यह सुरक्षित है, अच्छा काम करता है, यहाँ रहना सुरक्षित है। उन्हें खुला रहने दें और दयालु तरीके से अपनी भावनाओं को आमंत्रित करें। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को एक बच्चे के रूप में कल्पना करें और वह बच्चा अभी आपके साथ है। उसका हाथ पकड़ें और उसे वहीं दिखाने को कहें जो वह आपको दिखाना चाहता है। चाहे कुछ भी हो, आप ठीक हैं और सुरक्षित हैं। और बस देखो क्या होता है। आप किसी भी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें बाहर आने की इजाजत दीजिए। बनो एक खुले दरवाजे की तरह। उन्हें आने दो, वे जो कहते हैं कहने दो और उन्हें जाने दो। ठीक है। आपने जो दो उदाहरण दिए हैं वे किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में मेरे लिए बहुत अलग हैं जिसे शायद एक भावना की तरह दिखने वाली चीज को ढूंढने में परेशानी होती है। तो ऐसा हो सकता है जैसे स्तब्धता की भावना या बस बहुत कुछ नहीं चल रहा हो। और इसमें आवश्यक रूप से कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर कुछ खोजने और गहराई में जाने में रुचि है, अगर यह जानना है कि स्तब्धता के दूसरी तरफ भी कुछ है, तो मैं वास्तव में कुछ व्यावहारिक करने का लक्ष्य रखता हूं। आमतौर पर अधिकांश लोगों के पास कुछ ऐसा होता है जिसमें उनकी रुचि होती है, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें परवाह होती है। तो यह आपका काम हो सकता है, या यह एक शौक हो सकता है, या यह एक व्यक्ति हो सकता है जहां कुछ हो रहा है और यह एक भावना की तरह महसूस भी नहीं हो सकता है। लेकिन आमतौर पर अगर किसी चीज पर आपका ध्यान जाता है, या यदि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक भावना होती है। मैं वास्तव में नहीं सोचता कि हम मानसिक या तार्किक रूप से उस प्रकार की चीजों को चुन सकते हैं। एक भावनात्मक चालक है, लेकिन हो सकता है कि आप सीधे उसके संपर्क में न हो, और इसलिए केवल उसके बारे में बात करने से और यह पता लगाने से कि यह क्या है, आप एक तरह से मानसिक तरीके से भावना की ओर बढ़ सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप इसे भौतिक तरीके से देख सकते हैं। इसलिए एक ऐसी अनुभूति से शुरुआत करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस कर सकें और उस पर अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करें। और जैसा कि आप कह रहे थे, अगर आपको सुरक्षा और विश्राम मिलेगा तो यह प्रयास में सहायता करेगा। मुझे लगता है उन लोगों के लिए जिनके पास एक अर्थ में विपरीत समस्या है या स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर है, मेरी सिफारिश बिल्कुल विपरीत है। कुछ देर आराम करें। किसी भावना पर लगातार काम करते रहने की कोई बाध्यता नहीं है, भले ही यह सच हो कि वहां काम करने के लिए कुछ है। तो एक ब्रेक ले रहा हूं और फिर संसाधन भी ढूंढ रहा हूं ताकि आप इसे एक ही लक्ष्य को पूरा करने वाली दो अलग अलग परियोजनाओं के रूप में सोच सकें। तो एक परियोजना भावनाओं की खोज कर रही है और दूसरी परियोजना यह सीख रही है कि खुद को कैसे संसाधनित किया जाए ताकि आप अन्वेषण कर सकें। तो मैं अपने लिए कहूंगा कुछ ऐसा जो समय के साथ बदल गया है और जिसकी मैंने सराहना करना सीख लिया है, वह वास्तव में किसी भावना का सम्मान करने
और उसके साथ काम करने के लिए समय और स्थान लेना है, क्योंकि इसे करने योग्य चीज के रूप में कल्पना करना भी कठिन हो सकता है। मेरे लिए सोचो, यह मेरी मूल्य प्रणाली में नहीं था। और मेरी अधिकांश ऊर्जा भावनाओं को महसूस करने के बजाय उन पर कार्य करने जैसे व्यवहारों की ओर जा रही थी। तो शायद शुरुआत करने में सक्षम होने के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, यह भावना का एक विकल्प है, क्योंकि यह एक तरह से भावना को प्रसारित करने जैसा है, लेकिन यह वास्तव में मुझे इसके साथ सीधे संपर्क में नहीं ला रहा है। तो उस लिंक को तोड़ने के लिए और फिर एहसास करें कि मैं सिर्फ भावना के साथ रह सकता हूं। ऐसा करने की प्रक्रिया में लटका हुआ एक भौतिक अनुभव, व्यवहार को भावना से अलग करना। मुझे बहुत सारी मान्यताओं का सामना करना पड़ा, जैसे ये ठीक नहीं है, या यदि आप इस तक पहुंचते हैं तो कुछ भयानक होने वाला है। ऐसी मान्यताएं जो बहुत सचेत या स्पष्ट नहीं थीं। इसलिए उन्हें ढूंढना और उन्हें बताने में सक्षम होना प्रतिरोध पैटर्न को तोड़ने के मामले में बहुत मददगार हो सकता है। और फिर कुछ ऐशोर ने भावनाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करने के बारे में कहा जैसे आप एक बच्चे के साथ करते हैं। मुझे लगता है कि यह डर के मामले में मेरे लिए बहुत मददगार रहा है, क्योंकि डर की भावना हमेशा अन्य भावनात्मक अनुभवों को घेर लेती है। और इसलिए विशेष रूप से डर के संपर्क में आने में सक्षम होना उस कुंजी की तरह है जो अन्य सभी भावनात्मक अनुभवों को खोल देती है। और यह शायद सबसे कठिन हिस्सा है, सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, वास्तव में डर के संपर्क में आना, क्योंकि यह आपको अज्ञात की ओर ले जाता है। हां, सार्वभौमिक रूप से भावनाओं के साथ काम करते समय भय उत्पन्न होने की अपेक्षा करें। सोचिए कि मैंने इसे आम तौर पर सच पाया। और फिर दूसरी तरफ जो है वह हमेशा आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि यह एक रहस्य है, यह कोई परिभाषित गंतव्य नहीं है। और फिर भावनाओं के साथ काम करना एक सहज प्रक्रिया बन जाती है, जहां इसे एक विशिष्ट गतिविधि या फोकस के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि भय, बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो यह महसूस करना बहुत स्वाभाविक है, बिना किसी अवरोध के। बहुत बढ़िया। तो सेगवेइंग, भय के माध्यम से या भय से परे अज्ञात में प्रवेश करने के वर्णन से क्या आप किसी भी तरह से बात कर सकते हैं जो प्रासंगिक लगता है? जागृति प्रक्रिया में अज्ञात का सामना करना या जागृति प्रक्रिया में रहस्यमय का सामना करना, वह कैसे प्रकट होता है, या फिर इसके किस प्रकार और क्या निहितार्थ हैं? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पहला कदम उस शब्द को त्यागना है, क्योंकि जब मैं उस शब्द को बनाता हूं तो उसके साथ एक छवि होती है। यह हर बार अलग होता है, लेकिन यह उससे इतना परे है कि इसकी कल्पना करने की कोशिश करना भी इसके लायक नहीं है।
और फिर भी यह निश्चित रूप से पहुंच योग्य है, और इसके लिए शब्द रखने का भी एक महत्व है। यह बहुत करीब है, यह बहुत पहुंच योग्य है, इसलिए इसका पता नहीं चल पाता। निशान। मैं सोचता हूं कि एक तरह से अज्ञात ही जागृति प्रक्रिया है, और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में हम सचमुच अज्ञात से डरने के लिए विकसित हुए हैं। बदलाव होने से पहले मुझे लगता है कि यह भावना है कि किसी ऐसी चीज में कदम रखने की इच्छा की भावना जिसके बारे में आप वास्तव में नहीं जानते कि यह क्या है, या यह क्या होने वाला है, या यह कैसे होने वाला है। और मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं शून्यता या जागृति की सच्चाई के प्रति बौद्धिक रूप से आश्वस्त था। लेकिन हर चीज को देखने और हर चीज को टूटने देने की एक खास तरह की हिम्मत या इच्छा थी, चाहे वह मैं ही क्यों ना हो या जागरूकता ही क्यों ना हो। बस हर चीज को तोड़ने, हर चीज को विखंडित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना। और फिर एक बार ऐसा होने पर एक बदलाव आ सकता है जहां आपको एहसास होगा कि किसी तरह से आप अज्ञात हैं। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा अभी भी महसूस हो रहा है कि अधिक से अधिक परिचित होते जा रहे हैं और अधिक से अधिक अज्ञात का अन्वेषण करने, अज्ञात को प्रकट होने देने की इच्छा रखते हैं। और फिर मुझे लगता है समय के साथ जिस तरह से मैं देखता हूं, यह और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि आप अज्ञात हैं, और यह सिर्फ अज्ञात है जो अज्ञात है। मुझे लगता है बोधि धर्म वहां आपसे सहमत होंगे। दरवाजा डर है, कीमत समर्पण है। डर आम तौर पर इसलिए आता है क्योंकि आराम अज्ञात ज्ञान में निहित है, और उस बिंदु तक सब कुछ बहुत आरामदायक था। जब आप अज्ञात के करीब पहुंचते हैं तो पहला दरवाजा जो बंद हो जाता है वह डर है। आमतौर पर उस दरवाजे के पीछे क्या है, इसके बारे में एक कहानी से जुड़ा हुआ है। बिना देखे और देखे पहचान यह है कि आप अपने भीतर घटित हो रही उस प्रक्रिया को देख रहे हैं कि आप किसी ऐसी कहानी पर विश्वास कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और यही वह है जो दरवाजा बंद कर रही है। लेकिन डर आपको आने और देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है, लेकिन यह डर के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं है। यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। अरे, मुझे डर लग रहा है, मुझे मिला। दरवाजा बंद कर दो। आइए इस पर फिर से चलते हैं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वही उस बच्चे जैसी बात। आप उस बच्चे को वहां ले जाते हैं। आप कल्पना करते हैं कि बच्चा बिना कुछ जाने अज्ञात में जा रहा है, पूरी तरह से सहमा हुआ और डरा हुआ है। यही तुम हो। लेकिन खोज विश्वास को स्वीकार न करने और वहां जाकर देखने से होती है कि वहां क्या है। और बस इतना ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस दहलीज पर वह क्षण होता है जो आपको यह बताता है कि समर्पण आपके लिए कैसा दिखने वाला है। कोई भी आपको यह नहीं सिखाएगा कि यह कुछ ऐसा है जिसे या तो आप करें या फिर घूमें और दौड़ें। वे आपके विकल्प हैं। लेकिन मैं आपको जाने और देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जान पाएंगे। और यदि आप दौड़ने जा रहे हैं तो बाकी के लिए आप यही सब करने जा रहे हैं, बाकी यात्रा जहां आप उस झांत चीज की ओर वापस दौड़ रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं।
तो वहां कुछ भी नया नहीं है, कोई खोज नहीं है। तो इसे आजमाएं, जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। ऊह, तो ऊह, शायद कोई और इसे संबोधित या अनपैक कर सकता है। ये पहचानने का व्यवसाय नहीं है कि भले ही आपके ऊह आराम क्षेत्र के कुछ पहलू ऊह असुविधाजनक हैं, दर्दनाक और निराशाजनक हैं, और जो कहानी आप खुद को बताते हैं वह कितनी बुरी है, अर्थात वास्तव में आप स्वयं को स्थिर करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अक्सर आप अपने आप को स्थिर करने के लिए असुविधाजनक लेकिन पूर्वानुमानित का उपयोग कर सकते हैं, और आप एक तरह से स्वयं को मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि आप कहानी पर विश्वास कर रहे हैं। वह बहुत कोशिश कर रहा है, मैं जाने देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समर्पण करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह वास्तविक अनुभूति का स्वर वह है जो इतने लंबे समय से प्रयास कर रहा है और असफल हो रहा है। यह असुविधाजनक है, यह कई मायनों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह ज्ञात है, यह स्थिर है, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इसमें फंसना एक मुश्किल जगह हो सकती है। यह लगभग अज्ञात को बार बार आसानी से नजरअंदाज करने जैसा है, केवल इसीलिए और किसी अन्य कारण से अनदेखी करना, सिवाय इसके कि यह अज्ञात है। मुझे नहीं पता कि किसी के पास इसे संबोधित करने का कोई अलग तरीका है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों के लिए एक निर्धारण बिंदु है। लेकिन जावी पहले ही लौट हो चुका है, इसलिए यह आप लोगों पर निर्भर है। अधिकारी महम। हाँ, क्या मैं आपको यह कहते हुए सुन रहा हूं कि पीड़ा में आराम है और कभी कभी पीड़ा में सुरक्षा भी होती है, और मुझे लगता है कि यह संभव है कि यह एक अत्यधिक मानसिक चीज हो सकती है जो वहां चल रही है। आपके मन में अज्ञात के बारे में बहुत सारे विचार हैं और इस कहानी पर विश्वास करने की वास्तव में मजबूत प्रतिबद्धता है। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि एक तरह से आप दुनिया को नेविगेट करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने में जितना अधिक सफल होंगे, वहां सर्वेक्षण में शामिल होना और अपने अनुभव पर भरोसा करना उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने क्या देखा है, और मुझे यकीन है कि देखने के लिए अन्य चीजें भी हैं, लेकिन मैंने जो देखा है वह यह है कि इससे उबरने के लिए अक्सर कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कोई दर्दनाक घटना या कोई संकट। तोड़ना, क्योंकि अन्यथा आप उससे क्यों टूटेंगे। मेरा मतलब है, यह काम कर रहा है भले ही यह कुछ हद तक पीड़ा के साथ आता है, जिसे आप शायद पीड़ा के रूप में भी नहीं देख सकते हैं। इस पर एक और पहलू मुझे लगता है यह है कि कुछ लोगों को बहुत अधिक आघात होता है जिसे वे सीधे तौर पर छू नहीं पाते हैं, और इसलिए वे एक अप्रिय, न कि वास्तव में आरामदायक अनुभव का सौदा करते हैं। लेकिन यह उस आघात को छूने जैसा लगता है उससे कहीं अधिक सुरक्षित है, और संसाधनों के बारे में मैं जो पहले कह रहा था उसकी ओर इशारा करता है। यदि आपके पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं है तो वास्तव में आप सही हो सकते हैं। और यह कि लोग अत्यधिक दर्द में जाग सकते हैं और पीड़ित हो सकते हैं, और एक तरह से जैसे यह वास्तव में बदतर नहीं है, लेकिन यह प्रतीत होता है कि बदतर पीड़ा है, अधिक तीव्र पीड़ा है। और इसलिए मैं उस बाधा का बहुत सम्मान करता हूं
और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसे पार करने में सफलता मिलती है। मुझे नहीं पता कि इसे इस तरह से कैसे किया जाए कि मैं सहज महसूस करूं। और इसलिए इसके बजाय मैं जो करूंगा वह है उस संसाधन का निर्माण करना जो कुछ ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल आंतरिक हो, लेकिन यह रिश्ते के माध्यम से और सुधार के माध्यम से भी हो सकता है। किसी का जीवन, आपकी स्थिरता और संरचना जीवन, ताकि आप फिर वह जोखिम उठा सकें और अज्ञात जंगल में कदम रख सकें। और जैसा कि मैं यह कहता हूं, मैं देख सकता हूं कि इसे कैसे सुना जा सकता है। नहीं, आप वास्तव में इसे दोनों तरीकों से नहीं सुन सकते। यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह सब छोड़ना होगा, और मैं सहमत होऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि संसाधन के निर्माण के लिए कम से कम उस वास्तविकता का सामना करने में सक्षम होने और उस जगह पर कूदने का सचेत निर्णय लेने के लिए कुछ कहा जाना चाहिए जहां आप नहीं जाएंगे। खैर, न तो कोई आराम है और न ही कोई सुरक्षा। खूब कहा है। मैं बस संक्षेप में जोड़ना चाहता था कि मैं दोनों बिंदुओं से पूरी तरह सहमत हूं। आपके द्वारा कहे गए पहले बिंदु पर इस बुद्धि को हमारे समाज में, मानवता में, लेकिन निश्चित रूप से पश्चिमी संस्कृति आदि में बहुत महत्व दिया जाता है। और प्रेरित होना और लक्ष्योन्मुख होना और चीजों को पूरा करना और स्मार्ट होना और चतुर होना, यह कई तरीकों से पुरस्कृत होता है। और यह ठीक है। मैं हमेशा यह इंगित करना चाहता हूं कि जब हम उस बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब हम आपके वास्तविक स्वरूप को छूने या पार करने के बारे में बात कर रहे हैं, यह आंतरिक पथ, हालांकि आप यह कहना चाहते हैं कि यह है, बस उस तरह की बात नहीं है। बुद्धि ही खराब हो जाती है। और यही वह जगह है जहां जैन द्वारा कुआनमू का उपयोग करना बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यह दिमाग को कुछ भी नहीं देता है। और कुछ लोगों के लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। जो लोग बहुत बौद्धिक, बहुत चतुर हैं, वे सभी शब्दावली और सिद्धांत और सूट भी सीख सकते हैं, और उन्हें एहसास नहीं होता है कि वे वास्तव में उन सभी का उपयोग फिर से खुद को स्थिर करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात बहुत अच्छी है। हमें यहां एक भूत वक्ता वापस मिल गया है। कौन? दिमाग उस चीज की पुष्टि करने में उत्कृष्ट है जो पहले से ही एक पूर्वाग्रह है, और इसलिए यदि आपके मन में अपनी पीड़ा को लेकर कोई पूर्वाग्रह है तो आप कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर ध्यान दें। यह एक बहुत मजबूत प्राथमिक संकेतक है कि कहां गहराई से देखना है। तो मेरे पास उसका अनुसरण करने के लिए एक प्रश्न है। तो आप एक प्रदर्शन अभिनय पृष्ठभूमि से आते हैं, उस स्थान से पहचान की जांच करते हैं, प्रदर्शन के स्थान से, के स्थान से सीधे मानस और व्यक्तित्व की जांच करते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं कि जब आपको पता चल जाए कि आपने अभी अभी क्या कहा है तो आप क्या करते हैं? आप उस पर गौर करना कैसे शुरू कर सकते हैं? वास्तव में यह सिर्फ देखने की बात है कि क्या आप एक पैटर्न, अपने पूर्वाग्रह का एक पैटर्न, विचार का एक पैटर्न, व्यवहार का एक पैटर्न पहचान सकते हैं। और फिर यह संभवतः किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा है जो सनसनीखेज है। कुछ लोग वास्तव में अपने दर्द का आनंद लेते हैं, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि यह इस कहानी की पुष्टि कर रहा है। वे वास्तव में उन संवेदनाओं का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। तो संवेदनाएं कुछ प्रकट कर रही हैं या कहीं और इशारा कर रही हैं। और जितनी गहराई से आप अपने आप को व्याख्या के बाहर, कहानी की पुष्टि के बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं, आप यह जानना शुरू कर सकते हैं कि यह वास्तव में उतना बुरा नहीं है जितना मन आपको बता रहा है। प्रदर्शन और उन पंक्तियों के अनुरूप चीजों के संदर्भ में हमेशा एक बढ़िया सिफारिश यह होती है कि जो सामान्य है उससे बाहर निकलें। इसलिए यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपके पास कुछ कामचलाऊ कक्षाएं लेने का अवसर है तो यह निश्चित रूप से शुरू होगी, कुछ सीमाएं प्रकट करने के लिए। और पहचान और व्यक्तित्व स्वभावतः सीमित है, तो किसी भी समय आप उस अवरोध को पा सकते हैं जो असुविधा जैसा महसूस होता है। यह नया है। जब तक तुम वहां रह सको, रहो। धन्यवाद। मेरे पास एक प्रतिक्रिया है। ये मेरे सामने आया, शायद थोड़ा अलग कोण का। मुझे लगता है कि यह कहना एक तरह की विकृत बात है,
लेकिन मैंने अपने पथ और अन्वेषण में पाया कि एंकरों में से एक या दुख के परिचित पहलुओं के भीतर रहने की ओर आकर्षित होता है। जहां मुझे लगता है कि आपने मूल रूप से जो पूछा था वह तब था जब हम किसी ऐसी चीज से पहचान करते हैं जो झात है, लेकिन यह दर्दनाक है, लेकिन हम अज्ञात के बजाय उसे चुनते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने पाया है कि कभी कभी वह भावनात्मक स्वर या भावनात्मक क्षेत्र वहां निवेश होता है, क्योंकि यह मुझे दूसरों से जोड़े रखता है। तो वास्तव में करीबी रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और लगाव के बारे में कुछ ऐसा है जो सिर्फ दुख में निहित है। इसकी जड़ें अलगाव में हैं, और फिर भी उस अनुभव में कुछ ऐसा है जो बहुत आरामदायक और पोषित करने वाला लगता है। और हम यह नहीं देख पाते कि यह वास्तव में किस प्रकार पीड़ा को कायम रखता है, क्योंकि कभी कभी यह गर्मी की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है आश्वस्त करने वाला। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अस्तित्व में हूं और वहां कोई और है। उस व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते के कारण मुझे याद दिलाया जाता है कि मैं अस्तित्व में हूं, और मैं कुछ हद तक सुरक्षित हूं। लेकिन मैंने पाया कि कई बार संबंध की भावना को जीवित रखने के लिए कष्ट भोगना ही समाप्त हो जाता है। और फिर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मुझे नहीं पता, इतनी दूर ले जाएं, आपको बस एहसास होगा कि आपको सब कुछ और हर किसी को छोड़ना होगा और आप मूल रूप से अकेले हैं। और यह एहसास का हिस्सा है। और तभी पीड़ा के उस पहलू को छोड़ा जा सकता है। भावनात्मक लगाव में दर्द जो इतना परिचित लगता है और कई बार हमें अपनी ओर खींचता है, और गतिशीलता के स्थान पर गतिशीलता बनाए रखता है जो दूसरों के साथ धक्का मुक्की जैसी होती है। लेकिन हां, मुझे लगता है कि यह एहसास दिल तोड़ने वाला है कि आप इस रास्ते पर अकेले हैं। कनेक्शन के सभी रूप अंततः गायब हो जाते हैं। यह हमेशा कृत्रिम था। और मुझे लगता है कि आपको एक तरह का आइकोनोक्लास्ट जैसा बनना होगा, या कुछ हद तक विद्रोही। अपने लिए इसका परीक्षण करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि समाज में हर चीज अकेले चलने को हतोत्साहित करती है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। और बस थोड़े से गुल्लक की तरह जो ज्ञात है वह जिज्ञासा की मृत्यु है। इसका एक सीमित मूल्य है, अज्ञात। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी आजादी है, और इसलिए मुझे नहीं पता के साथ खेलना जारी रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि कोई नहीं जानता। हां, और मैं अल्मा से इस अर्थ में सहमत हूं कि इस आंतरिक यात्रा के दौरान किसी न किसी बिंदु पर वे सभी के संपर्क में आएंगे। इसे कहने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो यह कि आपने इसे जिस तरह से कहा वह यह कि अंततः आप बिल्कुल अकेले हैं। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से व्यक्तिपरक अनुभव है, अगर उस बिंदु पर कोई व्यक्तिपरकता बची है। लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से कह सकता हूं, और वह यह है कि आप इस एहसास के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य चीज पर रत्ती भर भी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। यह नामुमकिन है। आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक मंडलियों में इतनी अधिक परेशानी है कि यह सहायक या यहां तक कि विषाक्त या यहां तक कि पंथ जैसी स्थितियों से कम हो सकती है। मुझे लगता है कि वे वास्तव में इसे उसे न समझने से आते हैं। आप इसे जागृत करने के लिए किसी प्रबुद्ध शिक्षक पर नहीं डाल सकते, आप इसे संघ पर नहीं डाल सकते। वे सभी चीजें सहायक हो सकती हैं यदि वे प्रामाणिक संसाधन हैं, और वहां प्रामाणिक संसाधन हैं, लेकिन वे वास्तव में आपको कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। यह वास्तव में एक एकांत आंतरिक यात्रा और बहुत गहरी छूट है। और मुझे लगता है कि अल्मा ने जो कहा वह पैसे के मामले में सही है, कि किसी बिंदु पर
जब आप वास्तव में उस तरह की गहरी छाया में उतरते हैं तो आप वास्तव में पहचान की बारीक जड़ों में पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कि इसमें से बहुत कुछ बहुत प्रारंभिक विकासात्मक बंधन संबंध परक प्रकार की ऊर्जाओं से आता है जो आंतरिक हो जाती हैं। और आप दुनिया को देखते हैं, आप अपने साथी को देखते हैं, आप अपने माता पिता को देखते हैं, आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों को देखते हैं। आप इस पर्दे के माध्यम से वह सब देखते हैं जो बहुत कम उम्र में बनाया गया था, जो एक भ्रम पर आधारित है। और यह देखने के लिए कि आप जो कुछ भी इसमें शामिल रहे हैं वह एक भ्रम है, एक कट्टरपंथी कार्य है। एक अर्थ में अकेलापन। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि पारंपरिक अर्थों में हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है। यह देखना है कि हम अपने साझेदारों के रूप में, अपनी दुनिया के रूप में, यहां तक कि अपनी खुद की छवि को भी बाह्य रूप देने वाले लोगों के रूप में, जो कुछ भी हम बाहरी रूप से प्रदर्शित करते हैं वह सब वास्तव में एक भ्रम है। ये वहां बिल्कुल नहीं है। और ये आपको बिल्कुल और पूरी तरह से खाली हाथ छोड़ देता है। फिर सवाल यह है कि क्या आप खाली हाथ ठीक हैं? बिल्कुल खाली हाथ? क्या आप बिना किसी अभिविन्यास के ठीक हैं? क्या आप वास्तव में पालन कर सकते हैं और पालन नहीं कर सकते? क्या आप सचमुच रहस्य बन सकते हैं या मर सकते हैं? रहस्य को तुम्हें पूरी तरह से मिटा देने दो। और मैं आपके लिए इसका उत्तर नहीं दे सकता, और मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह कैसे करना है, लेकिन मुझे पता है कि यह संभव है। रास्ते में एक अच्छा साइन पोस्ट यह है, जो कुछ भी शर्म की तरह लगता है, वह जो कुछ भी आपके लिए शर्म की बात लगती है, उसमें अकेले रहने की भावना इस बात का एक मजबूत संकेतक होगी कि वह कैसे बाहर की ओर प्रक्षेपित हो रही है। तो कभी कभी एक बहुत अच्छी पूछताछ यह होती है कि मैं अपनी शर्म को कहाँ बचाना या प्रदर्शित करना चाहता हूँ, या मैं आदतन अनुरूपता की इन स्थितियों में अपनी शर्मिंदगी को कहाँ प्रदर्शित करूँ, जो वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि इसमें आत्ममूल्य की कमी का पहलू दिखता है। या मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं टूट गया हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हूँ। इनमें से एक कथन इन सबके मूल में प्रतीत होता है, और निःसंदेह यह सही जगह पर नहीं है। ये सभी अभी भी केवल सुराग हैं। फिर भी इस बात पर ध्यान दें कि यह कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या किसी और को शर्म के बारे में कुछ कहना है? मैं बस इतना कह सकता हूं कि जांच के लिए शर्म बहुत अच्छी जगह है। यह आपके लिए कैसा भी महसूस हो या यह आपके लिए कैसा भी प्रतीत हो, शर्म के बारे में कुछ ऐसा है जिसमें एक प्रकार की सुरक्षात्मक परत होती है जो कहती है कि यहां मत देखो, जैसे यहां मत देखो। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप देखना नहीं चाहते। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप नहीं चाहते कि कोई और देखे। यहां इतना बुरा हाल है कि अगर आप यहां जाएंगे तो बस तबाह हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और एक तरह से जब आप वहां जाएंगे तो आप तबाह और नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उस भावनात्मक तरीके से नहीं जिस तरह से आप इसे समझ रहे होंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यदि आप इसकी बाधा को तोड़ते हैं तो यह वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा होगा। हां, मैं इससे सहमत होऊंगा। यह इतना प्रचलित और इतना शक्तिशाली और दर्दनाक है कि निश्चित रूप से ऐसी कोई भी चीज तलाशने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाती है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि शर्म की घटना के बारे में बात करते हुए यह एक सुंदर की तरह है। यह कहना मुश्किल है कि यह विकास के दौरान कब प्रकट हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आज हमारी संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसका एक उद्देश्य पूरा हुआ। यह अन्य बातों के अलावा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज में एक व्यक्ति नियमों के अनुसार खेल रहा है, वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। और एक बात जो स्पष्ट है वह यह है कि हम बहुत सामाजिक प्राणी हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि शर्म इतनी कठिन, इतनी दर्दनाक क्यों है। इसका एक हिस्सा यह है कि अगर हम शर्म को तोड़ते हैं तो हम अन्य लोगों को निराश करेंगे जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। समाज, क्योंकि हम शर्मनाक खेल नहीं खेल रहे हैं। तो यह दिन प्रतिदिन हो सकता है, चाहे वह घर पर हो या काम पर, इस तरह की चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि पूंजीवाद और विज्ञापन जैसी चीजें भी
उस शर्मिंदगी में भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह शायद संस्कृति की शुरुआत से ही मौजूद है, लेकिन यह हमारे समाज में अत्यधिक चरम सीमा तक बढ़ गया है और बढ़ गया है, और इसलिए निश्चित रूप से वहां जाना बेहद समृद्ध और सार्थक है। लेकिन अगर यह वास्तव में तीव्र महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह वास्तव में आज की संस्कृति में इतना प्रवर्धित और तीव्र है। हाँ, मुझे पसंद है कि आपने कहा कि यह सांस्कृतिक रूप से आधारित है, क्योंकि मुझे लगता है कि विभिन्न संस्कृतियों में इसे संभवतः अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अलग अलग स्थान हैं जहां यह केंद्रित है, शायद अनुभवात्मक रूप से, शायद इस देश में पश्चिमी संस्कृति में। यह एक व्यापक घटना की तरह है, जैसे मुझे लगता है कि शर्मिंदगी स्वयं की भावना को घेर लेती है। एक तरह की पसंद करना, इसके चारों ओर लपेटन, और यह अनुभव में कहीं न कहीं घनत्व की भावना पैदा करता है। और मैं हमेशा उस शर्म को देखता आया हूं। यह वास्तव में उतना अनुभव नहीं है जितना कि यह एक गतिविधि है। यह छिपने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की तरह है, क्योंकि विशेष रूप से हाल ही में जब मैंने भावनात्मक रूप से इसकी जांच करने की कोशिश की है, तो यह एक सच्ची भावना की तरह महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छिप रही है। तो छुपने की प्रक्रिया, छुपने की गतिविधि क्या छुपा रही है, कोई नहीं जानता। वह अपरिभाषित है। लेकिन यह मजेदार है कि यह व्हर्लपूल प्रभाव की तरह है, जहां उस गतिविधि के साथ यह एक केंद्र की भावना पैदा करता है। और शायद वह भावना जो अंततः उस अन्वेषण में स्वयं प्रकट होने वाली है, वह भय है। कुछ ऐसा जो कहता है, यहां मत देखो, यहां मत देखो, या घृणा की भावना मैंने भी पाया। हो सकता है कि वहां भावना अधिक हो, जैसे बस घृणा, या अवमानना। वे अधिक भावनाओं की तरह महसूस होते हैं जो छिपने के पीछे हो सकते हैं। हाँ, यह दिलचस्प है जब आपने शर्म के सांस्कृतिक पहलू का उल्लेख किया। मुझे याद आ रहा है, मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति शायद हमारे न्यूरोफिजियोलॉजी के आधार पर न केवल क्षमता रखता है, बल्कि काफी कम उम्र में आत्मचिंतन की भावना पैदा करने की अनिवार्यता भी रखता है, संभवतः 2 वर्ष से कम पुराना। और इसलिए यह कर्नेल या बीज की तरह है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दृढ़ता से प्रबलित हो जाता है। आत्मचेतना जो एक प्रकार की है, मुझे नहीं पता। असंबद्ध आत्मचेतना, आत्मनिर्णय, आत्मडर। आत्मचेतना अक्सर अन्य लोगों के साथ बातचीत से मजबूत होती है। इसलिए मैं परिवार के सदस्यों के साथ बहुत विशिष्ट बातचीत को याद कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, जहां अचानक वे जिस तरह से मुझे देख रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, या यहां तक कि मेरा नाम भी कह रहे थे, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ओह, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ गड़बड़ है। उस बिंदु पर एक विचार भी ऐसा महसूस करने वाला स्वर नहीं है, जैसे ओवेच, कुछ गड़बड़ है, जैसे अंदर की ओर पीछे हटना, और जैसे कि कोर अधिक ठोस हो रहा है। और यह देखना बहुत दिलचस्प है कि यह कैसे बना, और फिर क्योंकि शायद सामाजिक कंडीशनिंग की परतें और सामाजिक निर्णय के बहिष्कार का डर, जो भी हो, अस्वीकृति, यह ऐसा बनाता है कि आप वहां देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने वहां देखा तो यह आपको यादों की याद दिलाता है, चेतना में उन गूंजों की, जब आपको बहुत कम उम्र में, एक कमजोर उम्र में अस्वीकार कर दिया गया था। तो फिर आप व्यवहार सीखते हैं। यह वही है जो आप व्यवहार के साथ अल्मा के बारे में बात कर रहे थे। यह वास्तव में केवल उन व्यवहारों को विकसित करने में शामिल है जो सामाजिक नेटवर्क में अन्य लोगों के साथ फिट बैठते हैं, जो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। और यह वैसा ही है जैसे हम अंतहीन कमरों से गुजर रहे हैं और हर जगह हाथी हैं और कोई भी किसी वास्तविक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि मुझे इस प्रकार की बातचीत पसंद है।
क्योंकि यही एकमात्र चीज है जिसकी मैं वास्तव में परवाह करता हूं। अगर मैं बात करने के लिए अपना मुंह खोलने जा रहा हूं तो मैं अच्छा बनने या लोगों को खुश करने या अच्छी बातें कहने के बजाय ईमानदारी से और कमजोर और प्रामाणिक रूप से बोलना पसंद करूंगा, बिना किसी कारण के। सही? लेकिन मेरा मतलब है, वास्तव में इतनी अधिक बातचीत, मनुष्यों के बीच इतनी अधिक बातचीत, विशेष रूप से भाषा आधारित चीजें, कहीं न कहीं अर्थहीन और वास्तव में सक्रिय रूप से अप्रामाणिक है। कोई सामग्री नहीं है। यहां कुछ ऐसा और अच्छी तरह की कोई सामग्री नहीं। तो इस व्यक्तिगत यात्रा में जो वास्तव में स्पष्ट रूप से पता चला वह यह था कि यहाँ जो प्राथमिक विश्वास था वह शर्म के इर्द गिर्द केंद्रित था और उससे जुड़ी संवेदनाओं को महसूस करने की इच्छा से बचने के लिए एक पुष्टिकरण पूर्वाग्रह बनाया गया था। इससे बचने के लिए मेरे पास यह लेंस था कि इससे बचें, इससे बचें, इससे बचें। और ऐसा करने से मेरा एक हिस्सा लगातार इन मान्यताओं या इस प्राथमिक मौलिक धारणा के सत्यापन की तलाश में रहता था कि मैं अप्राप्य हूं, और जहां भी मैंने देखा मैं अप्राप्य था। हर जगह सबूत थे, और इसलिए यहीं से पुष्टिकरण पूर्वाग्रह इसमें खेलना शुरू होता है। सिर्फ इसलिए कि यह स्पष्ट रूप से सच लगता है, इसे न खरीदे। सही तौर पर यह जिज्ञासा का स्वभाव है। इसमें थोड़ा और आगे जाकर पूछें कि यहां और क्या है, और आप वास्तव में कुछ मौलिक खोजना शुरू करते हैं। एक अनुभूति जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, जो शुद्ध विनाश की तरह महसूस होती है। यह मुझे मार डालेगा। वहां भी एक सुराग है, क्योंकि यह बहुत तीव्र है। और यही वह जगह है जहां अस्तित्वहीनता का डर सिर पर सवार हो जाता है, और यह वास्तव में अस्तित्व का ही डर है, बहुत मौलिक रूप से। मुझे लगता है कि इस तरह से यह बहुत अच्छी तरह से समाप्त हो जाता है, जब तक किसी और के पास कोई अंतिम विचार न हो। मैं बस उस पर टिप्पणी करना चाहता था जो आपने कहा था कि यह बचपन में कैसे बनता है, जहां हमें दूसरों से उनके चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से वास्तविक या पसंद की शारीरिक प्रतिक्रिया मिलती है कि वे हमारे प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वे हमारे बारे में अपना निर्णय बता रहे हैं, और उस पर एक भावनात्मक छाप है। और मुझे लगता है कि हम दूसरे की ओर चिंतनशील चेतना के साथ हमें देखने की भावना को आत्मसात कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प था कि आपने कहा, एंजेलो, कि यह नकारात्मकता की ओर झुका हुआ है, जैसे स्वयं को अस्वीकार करना। सही। अस्वीकृति के बारे में शर्म की बात लगती है, और किसी उम्र में सामाजिक स्वीकृति पाने का एक वैध दबाव था। इसी तरह हम विकसित हुए, है ना? उसे खोजना और अपने आप को इस तरह से ढालना जहां सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य हो, क्योंकि सामाजिक अस्वीकृति परिणामी है। और मुझे ऐसा लगता है यह अस्तित्व के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और वह हिस्सा जहां सामाजिक स्वीकृति के लिए उस दबाव के भीतर पहचान पनपने लगती है। यही वह बारीकियां हैं जिसे हम बाद में अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह समझना बिल्कुल स्वाभाविक था। जैसे विकसित होना शर्म की एक भूमिका है, स्पष्ट रूप से हमारे विकास में, मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक रूप से। और यह अनुकूली था, और फिर यह हास्यास्पद है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह बहुत बेकार हो सकता है और वास्तव में सामाजिक अस्वीकृति का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम शर्म के कारण सामाजिक चिंता विकसित करते हैं। लेकिन शुरुआत में हम असुरक्षित थे, जैसा कि आपने कहा था, और आप दूसरों की प्रतिक्रिया के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, विशेषकर वयस्कों की, शायद जब हम छोटे थे। हाँ, हम उस अनुमोदन पर या कम से कम स्वीकार किए जाने के कुछ अर्थ पर निर्भर हैं। हम जीवित रहने के लिए उस पर निर्भर हैं, इसलिए यह जरूरी था। हाँ, और इस बारे में जो आखिरी चीज मेरे सामने आ रही है वह बहुत आकर्षक है। मैं इसे अपने आप में पाता हूं,
और मैं इसे उन सभी में पाता हूं जिनके साथ मैं इन पंक्तियों के साथ काम करता हूं। यानी शर्म एक अर्थ में प्रवेश द्वार की तरह है, या कम से कम हम जिस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं ये उन चीजों के बीच का प्रवेश द्वार है जो अत्यधिक व्यक्तिगत लगती हैं, क्योंकि यह आपके अंदर का वह सबसे गहरा हिस्सा है जिसे देखने से आप घबरा जाते हैं। ये उतना ही व्यक्तिगत है जितना कोई भी चीज कभी भी महसूस होगी, और यह उसके और मौलिक रूप से अवैयक्तिक के बीच का प्रवेश द्वार है, क्योंकि मैं वास्तव में कह सकता हूं कि इनमें से कोई भी व्यक्तिगत खेल नहीं है। आपने पहले ही अपने आप को एक व्यक्ति होने का, अलग होने का विचार बेच दिया है, और यह पूरी तरह से निर्दोष है। ओह, यह शायद एक शारीरिक बात है, लेकिन उसकी वजह से वहां इस तरह की एक अनोखी चीज है, यह दर्द शरीर। इसे अहंकार कहें, सामूहिक अहंकार, जो भी आप इसे कहना चाहें, लेकिन इसका उपयोग यहां न देखने की इस छोटी सी बात को छिपाने के लिए किया जाता है। यह दिखावा करने का थोड़ा सा कि कोई ऐसी जगह है जिसे आप नहीं देखते हैं, या नहीं देख सकते हैं, या नहीं देखना चाहिए, और वह भ्रम के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना अगर आप बिना शर्त प्यार से बोल सकें तो यह हर जगह दिखता है। यह सब कुछ देखना चाहता है, यहां तक कि सबसे दर्दनाक जगह भी। यही धर्म वाहन की शोभा है। यह वास्तव में वहीं दिखता है जहां आप नहीं देखना चाहते। यह वहां जाता है जहां आप नहीं जाना चाहते। और यह वास्तव में काफी सरल है। यह दुखद है कि हम अपने आप पर यह चाल खेलते हैं, जहां हम ऐसी चीज बनाने में इतनी ऊर्जा लगाते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हो सकती है। वह जगह है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, और हम इसे अपने अंदर इस गहरी गहरी जगह में छिपाते हैं। यह उस फिल्म की तरह है जो हमने पिछली रात छत पर देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन के छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह कहां है, आखिरी जगह जिसे आपने कभी देखा होगा। और वह उसकी ओर देखता है, वह कहता है कि यह तुम्हारे दर्द के नीचे दर्द से इसकी रक्षा कर रहे हैं। आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। आप अपने ज्ञान से अपने अंदर ही अपने शत्रु की रक्षा कर रहे हैं, और यह पैसे पर सही है, वह वाकई में। और जब आप उस बाधा को तोड़ते हैं, चाहे आप इसे कैसे भी करें, तो आप पाते हैं कि यह कभी भी अच्छा नहीं था। पूरे रास्ते ये डर की तरफ से, बचने की तरफ से दिखता था, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है। यहां तो कुछ नहीं। खैर, ये बड़ा उपहार है। यही युक्ति है। यहां तो कुछ नहीं। खैर, यह एक उपहार था। वही चीज जिसने तुम्हें अलग किया था, वही चीज थी जो तुम्हें वापस आजाद करने के लिए ले जा रही थी। महम, गलती किसकी है? यह खेल का हिस्सा है। खेल का हिस्सा, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज में कुछ भी गलत ढूंढना कठिन है। निश्चित रूप से यह ऊह है, क्योंकि हर चीज प्रवेश का एक बिंदु है जो इस अस्तित्वहीन चीज को मुक्त कर देगी जो स्वयं की खोज कर रही है। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ चलें। मुझे लगता है कि मेरे अनुभव में सबसे पहली चीज जो सामने आई वह थी इच्छा शक्ति, और इच्छा से पहले इस तथ्य को स्वीकार करना था कि मैं नहीं जानता था। और एक बार मैं कह सकता हूं, तुम्हें पता है क्या? पता नहीं, इच्छा आ गई, चलकर देखूं। और वही चीज जो मुझे दूर ले गई, उसने ब्रेड क्रम्स को भी उसके स्रोत, आरंभ के बिंदु पर वापस ले जाने के लिए प्रेरित किया। और जहां इसे बनाया गया था वहां से यह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यह अंत नहीं है। लेकिन जब हम डर पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम उस बिंदु को अंत मान लेते हैं। गहन अकेलापन, वहां क्या होता है?